हेलो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। क्यों है ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर? बिकॉज ये चैप्टर आने वाले बहुत सारे चैप्टर की बेस तय करता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये इतने सारे चैप्टर की जो बेस बनाएगा वो आपका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है। सो फंक्शन को समझने के लिए हमें रिलेशंस को अच्छे से समझना है, और रिलेशन को समझने के लिए सेट्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो अगर आपने सेट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद मेरे बच्चे रिलेशन को स्टार्ट करना। ओके, सो रिलेशन की अगर मैं आपसे बात करता हूं, व्हाट इज रिलेशन, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, दैट इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसकी बात करते हैं और क्लास के एंड तक हम समझ जाएंगे रिलेशन भी क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? नाम से क्या समझ आ रहा है? ध्यान दीजिए, ऑर्डर्ड पेयर, दो वर्ड है यहाँ पे, ऑर्डर्ड और पेयर। पेयर क्या होता है? हमारा जोड़ा, है ना जी, जोड़ा। सो अगर मैं ये दो रिमोट को एक साथ रख दूं तो बोलूंगा ये मेरा पेयर ऑफ रिमोट्स है ना, या मैं बोलूं कि ये मेरे पेयर ऑफ हैंड्स है ना जी, या पेयर ऑफ ग्लासेस, क्योंकि यहाँ पे दो ग्लास हैं। सो ये सब जो है पेयर में आते हैं, मतलब दो चीजें एक साथ आती हैं, वहां पे हम पेयर वर्ड यूज करते हैं। और ऑर्डर्ड वर्ड यूज किया जाता है कि वो जिस ऑर्डर में आ रही हैं वही ऑर्डर हमें लेना है। अब यहां पे हमने सेट्स चैप्टर के अंदर में एलिमेंट्स की बात करी थी, तो वैसे ही मैं यहां पर ए और बी दो एलिमेंट मानता हूं। सो ये अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो उसको कॉमा से सेपरेट करके ये वाले ब्रैकेट में हम पुट कर देंगे, तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ये हमारा मेरे बच्चे ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। समझ में आया? ओके, सो अगर मैं ऐसे 1 और 2 को ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहूं तो ये ब्रैकेट में लिख दिया, या अगर मैं 3 और 4 को ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहूं तो ये ब्रैकेट में लिख दिया। अब मेरे बच्चे एक बात ध्यान से समझिए, मैंने आपको बोला कि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है। सो मतलब जो चीज पहले आई है उसकी पोजीशन दूसरे पे करने पर वो सेम नहीं रहेगा। सो अगर मैं 1-2 को बोल दूं ये 2-1 के बराबर है तो ये गलत है। 1-2 और 2-1 जो है मेरे बच्चे ये सेम नहीं है। 1-2 और 2-1 जो है वो मेरे बच्चे सेम नहीं है। वैसे ही अगर 3-4 को मैं 4-3 से कंपेयर करूं तो वो सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे जो पहले आया है वो है 3 और यहां पे जो आया है वो है 4। ये दोनों के अंदर में जो पहले आया वो पहले होना चाहिए और जो बाद में आया वो बाद में होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो हम बोलेंगे ये दोनों इक्वल टू नहीं है, या नॉट इक्वल टू का आएगा। ओके, ये नॉट इक्वल टू का साइन आएगा यहां पे। ओके, सो मैं ये बात बोल सकता हूं, two ordered pair are equal only and only when the first component is equal to the first component and second component is equal to the second component। इसी के साथ साथ हमने ये बात भी समझी, जो पहले आता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? फर्स्ट कंपोनेंट। लिख लीजिए साथ साथ में मेरे, जो पहले आता है ऑर्डर्ड पेयर में उसको बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, और जो बाद में आता है उसको बोलते हैं हम सेकंड कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? सेकंड कंपोनेंट। लिख लीजिए इस बात को। ओके, और अगर पहले जो आया है वो फर्स्ट कंपोनेंट है, जो बाद में आया है वो सेकंड कंपोनेंट है, और दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर तब है जब पहले जो आया है वो पहले के इक्वल है और जो दूसरे पे आया है वो दूसरे के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, तो वो सी डी के इक्वल तब होगा जब पहला कंपोनेंट पहले के इक्वल होगा। दैट मीन्स ए जो है वो सी के इक्वल होगा एंड बी जो है वो डी के इक्वल होगा। अगर ऐसा होता है तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर ये वाला इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होगा। बात समझ आई? बहुत सिंपल सी बात है।
ओके, सो यही बात बोली है कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर हमारा बी ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए चला गया सेकंड कंपोनेंट बनकर और बी फर्स्ट कंपोनेंट बनकर आ गया। इक्वलिटी कब होगी जी? जब हमारा ये रूल फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, ए क्या है मेरा? फर्स्ट कंपोनेंट, जिसको मैं फर्स्ट नंबर भी बोल सकता हूँ, फर्स्ट मेंबर भी बोल सकता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट भी बोल सकता हूँ, बट हम जो जनरल टर्म यूज करने वाले हैं वो है फर्स्ट कंपोनेंट। वैसे ही बी मेरा, अगर इस ऑर्डर्ड पेयर में बी क्या है मेरा? सेकंड कंपोनेंट है। ओके जी, ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो वेरी गुड। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि इस केस में ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकालें। देखिए, सबसे पहला कह रहा है फाइंड ए एंड बी व्हेन a माइनस 1 b प्लस 5 ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू 2 and 3। सो इस केस में क्या करेंगे? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल, यही पढ़ा है हमने, है ना, और मेरे बच्चे सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल, तो b प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल होगा, है ना। सो अगर a माइनस 1 2 के इक्वल है तो a किसके इक्वल होगा? a होगा मेरा 2 प्लस 1 के इक्वल, है ना। ये 1 उठ के इधर चला जाएगा, माइनस साइन प्लस में बदल जाएगा। वैसे ही b मेरा किसके इक्वल होगा? 3, यहाँ प्लस 5 है तो माइनस में चला जाएगा, तो 3 माइनस 5 के इक्वल, तो 2 प्लस 5 हो गया 3, a की वैल्यू आई 3 और b की वैल्यू आई -2। ओके जी, समझ में आया गाइज? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फटाफट से आंसर आ जाएगा। चलिए इसी कंसेप्ट पे दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर 2a प्लस b ये 1 के इक्वल है और 11a माइनस 3b के इक्वल है, तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है। बिकॉज ये ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है ना, तो इसका मतलब क्या है? 2a प्लस b फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल है और 11 जो है आपका a माइनस 3b के इक्वल है। तो लिखने में थोड़ा सिंपल रहेगा, ये सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल आ जाएगा। सो ये बात हो गई, है ना, 11 के इक्वल आ जाएगा। अब लेट सपोज मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो क्या होगा? ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे साथ साथ में। तो ये माइनस है या प्लस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस। हमें आता है ना बच्चे ये काम करना, हमें इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना तो आता है जी, 9 10th में बहुत बार किया है। सो वही कर रहे हैं यहाँ पे। जो जब करेंगे तो क्या होगा? ये 2 इंटू ए 2a बन गया था, है ना, ये माइनस ऑफ 6b बन गया था, और ये मेरा बच्चे 2 बन गया था। अब ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया है इसमें से। सो ये माइनस का, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस का कर देते हैं, और यहाँ प्लस का है तो माइनस, ऐसे ही कर रहे हैं ना। ये सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस 6b और प्लस b कितना हो जाएगा? 7b, और यहाँ पे -22 प्लस 1 हो जाएगा -21। तो b की वैल्यू कितनी आई है? ये आई है -21 बाय में 7, दैट इज -3। b की वैल्यू आई है -3। अभी -3 लेट सपोज मैं पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन थी। ठीक है, पहली इक्वेशन में पुट किया तो क्या हो गया? 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आई 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। तो a इज 2, b इज 3, -3। ओके, ऐसा क्वेश्चन भी हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा चाहे लंबा कर सकता है। ये मेरा क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता था, ये मेरा क्वेश्चन 2 नंबर का बन सकता था, कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है। देखिए अब यहाँ रेसिप्रोकल की फॉर्म में ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका आप मेरे से पहले ट्राई करके आंसर बताएं। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है तो x और y की क्या वैल्यू है? कैसे करेंगे? सिंपल है, इसको इसके कंपेयर, इसको इसके कंपेयर करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। क्या है? जल्दी बताइए बच्चे। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो x/3 + 1 5/3 के इक्वल होगा, और y + 2/3 मेरा 1/3 के इक्वल होगा, है ना जी। सो x की वैल्यू कितनी आई? जल्दी बताओ मेरे बच्चे, जल्दी बताओ सॉल्व करके। क्या वो -2 आई? यस आएगी, सॉरी -2 नहीं, +2 आएगी, है ना। 5/3 में से -1 करेंगे 2/3 बनेगा, 3 और 3 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना आया? 2। y कितना आएगा जी? y मुझे दिख रहा है माइनस कितना आ रहा है? -1/3 आ रहा है, -1/3 आ रहा है। 1/3 में से 2/3 को माइनस करेंगे तो कितना बचा जी? -1/3। सो बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको अपना दिमाग ओपन रखना है और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम झट रेसी कर देंगे, है ना जी। चलिए आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें,
थोड़ा सा ये हमने डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया है और मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं एक्स वाई जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को फुलफिल करते हों। ऐसे सेट ऑफ सारे ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं। हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को अगर एक्सपांड करते हैं तो क्या करना है, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं जो एक्स वाई फॉर्म में आएंगे जो सेटिस्फाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इक्वेशन को। सोचिए कैसे करेंगे। और साथ साथ में क्या बोल रहा है, x और y मेरे जो हैं वो होल नंबर है, x और y जो हैं वो मेरे होल नंबर है। w लिखने का मतलब है होल नंबर है। ओके, सोचिए, दिमाग लगाइए, कैसे हम बताएंगे ऐसी x और y की क्या वैल्यू हो जो होल नंबर हो और इसको सेटिस्फाई कर जाए। लगाइए जी दिमाग, क्या आना चाहिए, कैसे करेंगे, हिंट दे रहे हैं। चलिए, ओके, x और y दोनों होल नंबर है। सो x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, 1 पुट करी, 2 पुट करी, 3 पुट करी, 4 पुट करी, 5 पुट करी। ये 5 वैल्यू मैंने पुट करी। ओके जी, ये 5 वैल्यू मैंने पुट करी और यहाँ पे इस इक्वेशन में, और देखा कि y की कौन कौन सी वैल्यू यहाँ मुझे होल नंबर मिल रही हैं। यहाँ मुझे होल नंबर मिल रही हैं। जोन जोन सी y की वैल्यू मुझे होल नंबर मिल रही होंगी वो मेरा आंसर हो जाएगा। 5 से ऊपर क्यों नहीं पुट करी ये भी मैं समझाऊंगा। आप पुट करके देखिए, x को यहाँ पर इन 5 वैल्यू को पुट करके देखिए और चेक करिए कि y की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं और जोन जोन सी होल नंबर आ रही हैं वही हमें पुट करना है आंसर। तो चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा ट्राई। अब मेरे साथ करिए। सो मैं x को पहले 0 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो वाई स्क्वायर 25 है। अब कौन सी y की वैल्यू के लिए वाई स्क्वायर 25 होगा, y की वैल्यू 5 के लिए। यस, ऑब्वियसली आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर -5 के लिए भी होगा, बट -5 हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है एक्स वाई होल नंबर है। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 वाले। तो y होल नंबर है ना जी। सो अगर y मेरा बच्चे होल नंबर है तो ध्यान से समझिए, y मेरा 5 होगा तभी एक्स वाई स्क्वायर मेरा 25 होगा, है ना जी। सो y की वैल्यू 5 होगी जब x 0 होगा। अब x की वैल्यू जब 1 होगी तो ये 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इक्वेशन बनेगी। y स्क्वायर मेरा किसके इक्वल आ गया, 25 माइनस 1 24 के इक्वल। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे दिख रहा है 24 का रूट आएगी। बट ये तो मेरा होल नंबर नहीं है, ये तो मेरा होल नंबर नहीं है ना मेरे बच्चे। अगर होल नंबर नहीं है तो यहाँ पे मैं ये पेयर नहीं ले सकता जहाँ x 1 हो, है ना। ऐसा पेयर नहीं ले सकता। अब x की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं क्या होता है। 2 स्क्वायर पुट किया जी, 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो सिमिलरली वाई स्क्वायर 21 आया। अब अगेन ऐसा कोई भी y होल नंबर नहीं है जिसके लिए y स्क्वायर मेरा 21 बन जाए, तो मैं y की वैल्यू 2 भी नहीं ले सकता, ये भी नहीं ले सकता, बिकॉज y मेरा होल नंबर नहीं आ रहा। मुझे बोला है y होल नंबर आना चाहिए। ओके, अगली वैल्यू। अब मैंने y की x की वैल्यू 3 ली, तो 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो y स्क्वायर कितना बन गया, y स्क्वायर मेरा बच्चे बन गया 16। तो y कितना आ गया, y मेरा आ गया 4। तो x की वैल्यू 3 के लिए y मेरा 4 आएगा। -4 भी आ सकता है बट -4 होल नंबर नहीं है तो हम 4 लेंगे। ओके जी, अब ऐसे ही 4 पुट किया तो 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 25। वाई स्क्वायर की वैल्यू आई मेरी 9, तो y क्या होगा जी 3 हो जाएगा। -3 नहीं लेंगे क्योंकि -3 होल नंबर नहीं है, तो y 3 आ गया। आई होप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 4 है, ये मेरा 3 है, ठीक है ना। ये 4 है और ये मेरा 3 है। ओके, अब लेंगे आखिरी वैल्यू 5 लेंगे। 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो वाई स्क्वायर हो गया 0, है ना। तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो 5 पे 0 आ गया, 5 पर 0 आ गया। ठीक है जी। सो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर 0 5 ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 5 0 हो सकता है। अब मैं 6 नहीं लूंगा
क्योंकि जैसे ही मैं 6 लूंगा मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पुट करने पर, इस इक्वेशन में पुट करने पर 6² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -11, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सो मैं यहाँ पर बच्चे x की वैल्यू 6 नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर लिए जी मैंने एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं दैट इज 0 5 लिया है मैंने लिया है आपका 3 4 4 3 एंड मेरा बच्चे 5 0। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को जहां वो होल नंबर है। समझ में आया गाइस? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके ऑर्डर्ड पेयर पे, ये तो बहुत ही सिंपल है, हम तो सर देखते साथ कर देंगे, अब कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया है। अब मैं आपको जो हमारा रिलेशन का कंसेप्ट जिसके ऊपर बेस्ड है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो बात समझाने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके जी, बहुत ध्यान से समझना है हमें व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, बट ऐसा सेट है which consists of all the ordered pair possible from the both sets। ध्यान से समझते हैं। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक सेट है A जो ले लिया जिसमें एलिमेंट लेट सपोज A एंड B, और एक है मेरे पास में सेट जो है B, या A एंड B की जगह मैं 1 2 ले लेता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगी। एक सेट ले लेते हैं A जिसमें है एलिमेंट 1 2 और एक सेट ले लेते हैं B जिसमें एलिमेंट है 3 4। सो अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए और बी का, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट का साइन यूज करते हैं। बट यहां पे ये जो प्रोडक्ट लिया है ये प्रोडक्ट मेरा सेट्स का है, तो मैंने इसको नॉर्मल प्रोडक्ट नाम नहीं दिया, मैंने इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम दे दिया। ओके, ये सेट्स का प्रोडक्ट हुआ है तो इसलिए इसका नाम दे दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर में जो आंसर आएगा वो आएगा all the ordered pair possible where first component is from the first set that is A and second component is from the second set that is B। so जितने भी ordered pair possible होंगे वो हम एक सेट में डालेंगे जहां पे फर्स्ट कंपोनेंट आपका फर्स्ट सेट दैट इज A को बिलोंग कर रहा है और सेकेंड कंपोनेंट जो कि B को बिलोंग करेगा। सो क्या करेंगे जी, अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट 1 ले लूं तो सेकंड कंपोनेंट मुझे बी में से पिक करना है तो वो मैं 3 पिक कर सकता हूं। अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट 1 ले लूं तो मैं 4 भी पिक कर सकता हूं। अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट 2 ले लूं तो मैं 3 भी पिक कर सकता हूं सेकंड कंपोनेंट को। अगर मैं 2 ले लूं फर्स्ट कंपोनेंट को जो कि ए को बिलोंग कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, 4 भी पिक कर सकता हूं। ओके जी, सो ये सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं जहां पे मैं फर्स्ट कंपोनेंट मेरा बच्चे ए से पिक कर रहा हूं और सेकंड कंपोनेंट मेरा बच्चे मैं बी सेट से पिक कर रहा हूं। सो ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट में बोला गया कि जहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं जो पहले लिखा है उसका होगा पहला कंपोनेंट और जो बाद में लिखा है उसका होगा सेकंड कंपोनेंट। ओके जी, समझ में आएगा इस। और ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हो सकते हैं वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। समझ में आएगा इस। अगर समझ में आए तो डेफिनेशन को देखिए, यही बोल रहा है, कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। तो स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, हमारे एलिमेंट जो ए सेट और बी सेट को बिलोंग कर रहे हैं। देन ए क्रॉस बी, ये क्रॉस का साइन है ना, तो ए क्रॉस बी विल बी द कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर में ए बी फॉर्म आ सकता है। ए किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट सेट को, बी किसको बिलोंग कर रहा है, सेकंड सेट को। यही बात को हमने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है इन फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। सो ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए सेट एंड बी बिलोंग्स टू बी सेट। ठीक है जी, आई होप समझ आया है। समझ आया है तो चलिए इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्या होगा, बी क्रॉस ए क्या होगा और ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के साथ क्या होगा।
चलिए बच्चे फटाफट से बताइए। ए क्रॉस बी की अगर हम बात करते हैं तो क्या करेंगे जी, हम सारे ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जहां फर्स्ट कंपोनेंट ए को बिलोंग कर रहा हो और सेकंड कंपोनेंट बी को। सो अब देखिए मैं आपको यहां पे ट्रिक समझाता हूं कैसे लिखना है। आप क्या करिए, फर्स्ट कंपोनेंट एक बार एक लीजिए, उसके साथ 2 को लीजिए, उसके साथ 3 को लीजिए अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर में। तो एक बार मैंने 1 को पिक किया और सेकंड पे 2 लिख दिया, और एक बार 1 को पिक करते ही 3 को लिख दिया। तो पहले ऐसे करेंगे ना, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे 3 को पिक करिए, एक का काम खत्म हो जाएगा बिकॉज दोनों को लिख दिया यहाँ पर। तो अब 3 को पिक करके 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, 3 को पिक करके 2 लिखेंगे और 3 को पिक करके 5 लिखेंगे। तो अब 3 के साथ भी दोनों एलिमेंट जुड़ गए हैं मेरे, है ना। अब मैं क्या करूंगा, बचा हुआ है मेरा 5, अब 5 के साथ पिक करेंगे दोनों को जी, करा जी। 5 के साथ में 2 को पिक किया, 5 के साथ में 3 को पिक किया। तो ये जो मैंने ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे लिखे हैं, ये हैं 6 ऑर्डर्ड पेयर, यही मेरे ए क्रॉस बी में आएगा, ठीक है। सेम तरीके से अब मैं बी क्रॉस ए बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा जी, बी क्रॉस ए बना रहे हैं, देखो बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए के अंदर में क्या कर रहे थे, क्या करेंगे जी, पहला कंपोनेंट बी से पिक होगा, दूसरा कंपोनेंट ए से, सेम तरीका। तो मैंने 2 से पिक करना, 2 पिक करा लेट सपोज यहाँ पर। अब 2 के साथ साथ में 3 पिक कर सकता हूँ सेकंड कंपोनेंट, कर लीजिए। 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, 2 के साथ 5, हम ऐसे पिक करेंगे, है ना। फर्स्ट कंपोनेंट बी से, सेकंड कंपोनेंट ए से, ऐसे। 2 का काम खत्म हो गया, 3 को करेंगे, 3 के साथ में भी अब तीनों को पिक कर लेंगे। तो 3 के साथ 1, 3 के साथ में 3 और 3 के साथ में 5। ये देखिए कितनी आसानी से हम सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख पा रहे हैं। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए, ओके। अब मेरे बच्चे अब ध्यान से समझो, अगर मैंने आपसे पूछा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, सो मतलब क्या है जी, कंपोनेंट बताने हैं जो दोनों के दोनों कॉमन आ रहे हैं, सॉरी कंपोनेंट नहीं, ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं जो इसमें और इसमें कॉमन आ रहे हैं। इस सेट में और इस सेट में जो कॉमन आ रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं। क्या 1 2 किसी के साथ कॉमन आ रहा है जी, सर आप बोलेंगे 2 1 आ रहा है, नहीं है, नहीं है जी। क्यों नहीं है, बिकॉज 1 2 ऑर्डर्ड पेयर हमारा 2 1 के इक्वल नहीं होता, ये हम बात देख चुके हैं ऑर्डर्ड पेयर में। सो 1 2 अगर 2 1 के इक्वल नहीं है तो ये कॉमन नहीं मानूंगा। ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखिए, क्या कोई भी ऐसा एक पेयर है जो कॉमन आ रहा हो, ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से, ओके। यहाँ मैंने गलती करी है, यहाँ 3 5 नहीं होना था, यहाँ 3 3 होना था, क्योंकि 3 2 एंड 3 3 यही होना था यहाँ पर, क्योंकि मुझे दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है 3 3 यहाँ आना चाहिए था, 3 3 यहाँ आएगा, 3 2 और 3 3 होना था, ये गलती से 3 5 लिखा गया, माफ करिएगा, यहाँ पे गलती इंसान से हो सकती है और मैं भी एक इंसान ही हूँ, ठीक है, ओके। सो 3 3 एक ऑर्डर्ड पेयर है जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल, ठीक है जी, ओके। अगर हम ध्यान से देखें तो 3 3 के अलावा कोई भी ऐसा एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो नहीं है, तो दिस इज आवर आंसर, ओके। यहाँ 3 5 है विच इज नॉट इक्वल टू 5 3 ना, कोई भी पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं है एक्सेप्ट दिस 2, सो दिस इज आवर आंसर। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा निकालना कि कैसे निकालते हैं। तो अगर समझ आया है तो क्वेश्चन नंबर 6 को फटाफट करिए, इसका आंसर भी नहीं बताऊंगा मैं, अपने आप ट्राई करिए। सेम तरीके का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको जी और एच सेट दिया हुआ है, आप फटाफट से ट्राई करें मेरे बच्चे, कैसे आप इसका आंसर निकालेंगे। जल्दी करें, जल्दी फटाफट। 6th करेंगे तो हम 7th की तरफ मूव ऑन करेंगे। इतने में पानी पी रहा हूँ, आप करें जी। आई होप हो गया होगा, इतना आसान था, मुश्किल से 10 सेकंड का था। चलिए वेरीफाई कर लीजिए, मैंने बोला था नहीं कराऊंगा बट कोई बात नहीं, वेरीफाई करवा देते हैं। आप लोगों ने निकाल लिया है तो चलिए वेरीफाई करिए। जी क्रॉस एच क्या आ रहा है फटाफट से, सर फर्स्ट कंपोनेंट 7 लेंगे और 7 के साथ तीनों को रखेंगे 7 5 बना, 7 4 बना और 7 2 बना। फिर हम 8 को पिक करेंगे, 8 के साथ तीनों को लेंगे, 8 5 बनेगा, 8 4 बनेगा और 8 2 बनेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब एच क्रॉस जी के लिए भी शॉर्टकट बताऊं क्या, कुछ नहीं करना, यहाँ जो है ना उसका उल्टा करते जाओ। 5 7 आएगा, 4 7 4 है तो 4 7 आएगा,
यहाँ पे 7 2 है तो यहाँ 2 7 आएगा, 5 8 है तो 8 5 है तो 5 8 आएगा, 8 4 है तो 4 8 आएगा, और 8 2 है तो 2 8 आएगा। देख लेना, हो सकता है कि आपने जो अरेंजमेंट किया हो, मैंने जो अरेंजमेंट किया हो, वो डिफरेंट हो, बट फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखा है मेरे बच्चे, रोस्टर फॉर्म में तो फर्क नहीं पड़ता। सो अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। पहले देखना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो सही है, कोई बात नहीं, बट फॉल्स है तो उसको करेक्ट करना है। सो देखिए ध्यान से, कह रहे P अगर मेरा MN है और Q मेरा अगर NM है, तो P क्रॉस Q क्या MN और NM पेयर ही रखेगा या और पेयर आने चाहिए? सोचिए जी, क्या इसमें ये 2 पेयर ही आएंगे या और पेयर आने चाहिए? मुझे साफ साफ दिख रहा है जी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 4 पेयर होने चाहिए थे। सो अगर 4 पेयर होंगे तो क्या होगा, MN NM के अलावा हमारा कौन सा छोड़ दिया जी इसने, M और M वाला, N और N वाला। MM एंड NN पेयर जो है वो भी आना चाहिए था, MM एंड NN पेयर भी आना चाहिए था, है ना जी। हमने जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं सारे लिखने थे, इसने 2 ही लिए, M के साथ N लिया था, N के साथ M लिया था, बट M के साथ M और N के साथ N छोड़ दिया था, वो हमने ऐड कर दिया, ठीक है, ये करेक्ट भी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट X बिलोंग करेगा पहले वाले को और Y बिलोंग करेगा दूसरे वाले को। वेरी गुड, सही है, X पहले वाले सेट को और Y दूसरे वाले सेट को ही करना चाहिए था। यही हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है। सो ये बात तो एकदम सही है, ये बात तो एकदम सही है। अब अगला देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अगर मैं B का इंटरसेक्शन कराता हूं, B सेट का इंटरसेक्शन कराता हूं आपका नल सेट के साथ, तो क्या हो जाएगा जी, 3 4 का इंटरसेक्शन कराया है मैंने नल सेट के साथ में। सो हमने पता है कि नल सेट के साथ जब भी इंटरसेक्शन कराते हैं तो इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं, खाली मिलता है, विच इज इक्वल टू 5, है ना। अब कह रहा है जो इससे रिजल्ट आया उसे हमने यहाँ पे सेकंड सेट लिया है, तो मतलब ए सेट का मैंने नल सेट के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। सो मतलब 1 2 का मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है खाली सेट के साथ। सो भाई हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में पहला तो 1 है बट सेकंड क्या है, कुछ भी नहीं है, तो खाली है भाई। वैसे ही 2 होगा और खाली होगा। अब ऑब्वियसली भाई सेकंड कंपोनेंट में कुछ आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे देखो सेकंड कंपोनेंट में अगर कुछ आ ही नहीं रहा है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि ये गलत है, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता, बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा दोनों जगह में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ भी कोई एलिमेंट, यहाँ भी। अगर खाली है तो वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता। सो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल नहीं है, तो ये मेरा खाली हो जाएगा। ओके जी, विच विल बी इक्वल टू नल सेट। सो मुझे क्या मिला, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन नल सेट जो है वो इसके बराबर, विच इज इक्वल टू नल सेट। अब यहां पे भी यही बात बोल रहा था। ओके, समझ में आया? तो ये भी मेरा ट्रू है, ये भी मेरा ट्रू है, ये हमने चेक भी कर लिया। अब बच्चे ध्यान से समझो, यहां से हमने एक चीज समझी कि अगर मैं कभी किसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूं नल सेट के साथ में तो मुझे नल सेट ही आंसर मिलता है। ये चीज को आप याद भी रख सकते हैं, ये भी याद रखने वाली चीज है। ओके, तो याद रखिएगा इसको। ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। अगर समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं जी, 2 क्वेश्चन और देखेंगे। ओके जी, चलिए देखते हैं 2 क्वेश्चन और, फिर हम आपको ऑर्डर ट्रिपलेट्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ ट्रिपलेट समझाएंगे और एंड करेंगे फिर डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन के साथ। ओके, देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है इफ ए क्रॉस बी जो है वो ax ay bx by है, फाइंड ए एंड बी। अब देखो ध्यान से कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लॉजिकली थिंकिंग आपकी स्ट्रांग है और कॉमन सेंस प्रॉपर यूज कर रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे आप 1 मिनट में दे दोगे। सोचिए, जरा सोचिए यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, बहुत इजी है ये। यहाँ पे आपको बोला है ए सेट क्या होगा और बी सेट क्या होगा।
ए सेट क्या होगा और बी सेट क्या होगा। दिमाग लगाएंगे तो आंसर बहुत जल्दी आएगा। हमें पता है जितने भी कंपोनेंट जो फर्स्ट जगह पे आ रहे हैं, जो कि फर्स्ट कंपोनेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर के, वो मेरे फर्स्ट वाला सेट दैट इज ए सेट को बिलोंग कर रहे होंगे। तो क्या दिख रहा है मुझे फर्स्ट पे, ए है बी है और बी है। अब हमें पता है कि एक सेट में एक एलिमेंट बार बार नहीं आता है, एक ही बार आता है। सो यहाँ दोनों में ए है तो एक बार ए को पिक करेंगे, यहाँ दोनों में बी है तो सिर्फ एक ही बार बी को पिक करेंगे। तो ए बी का जो सेट बनेगा वो मेरा ए बी ए सेट हो गया। और बी सेट के अंदर में क्या होगा, सेकेंड कंपोनेंट, क्योंकि सेकेंड है ना जी यहाँ पे, तो सेकेंड कंपोनेंट जो हमारे एक्स और वाई दिख रहे हैं वो यहाँ पर आएंगे एज अ एलिमेंट। समझ में आया गाइस? आसान है जी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी भी समझा रहा है और हमारा एक कंसेप्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर लेट सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो मेरा ए सेट के एलिमेंट है। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, फटाफट दिखाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये तो बचपन से सॉल्व करते हैं ना भाई, इक्वेशन बहुत बार आई है ये। सो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 कॉमन यहाँ पे, ये x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही करते हैं ना जी इक्वेशन को सॉल्व। क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, ये बनेगा। अब इसमें से एक चीज़ कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन निकालेंगे, तो निकाल लिया जी। अब x माइनस 2 कॉमन है, यहाँ कॉमन निकाला, बचा क्या, x माइनस 3, ये 0 से इक्वेट। ऐसे ही करते हैं ना जी सॉल्व। अब क्या बना, यहाँ मिला x माइनस 2 0 के इक्वल है या फिर x माइनस 3 0 के इक्वल है, तो x के रूट आ गए हैं 2 और 3, राइट। सो हमें क्या बोल रहा है, ए सेट में x आएगा जो कि नेचुरल नंबर है, ओके दोनों ही नेचुरल नंबर है, वो हमारे इसके सॉल्यूशन होने चाहिए। तो हमारा ए सेट क्या बन गया, ए सेट बन गया मेरा 2 और 3, है ना। अब बी सेट क्या बनेगा जी, बी सेट बनेगा मेरा होल नंबर जो कि 0 से ज़्यादा या 0 के इक्वल और 2 से कम। तो कौन कौन से होल नंबर हैं जो 0 से 2 के बीच में आते हैं, जहाँ 0 को इंक्लूड कर सकता हूँ और 2 को नहीं, तो 0 और 1 ही मेरे बच्चे, तो है ना। अब सी सेट क्या बनेगा, सी सेट है नेचुरल नंबर लेस देन 3। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले। 3 से कम नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 और 2 हैं। सो बी सी हो गया 0 1 1 2, ए है मेरा मेरे बच्चे 2 3। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इन तीनों सेट का यूज करके समझिए क्या ये दोनों इक्वल हैं और क्या ये दोनों इक्वल हैं। सो ये मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क, ठीक है, ये आपको मैं करवा रहा हूं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है। अब हमने सेट्स में समझा है जी यूनियन कैसे निकालते हैं, नहीं समझा है तो भैया सेट चैप्टर को पढ़िए पहले, ओके। सो यूनियन का मतलब क्या होता है, जितने भी इसमें एलिमेंट है बी और सी का यूनियन निकालना है ना। सो क्या होगा यूनियन में, जितने भी यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिखेंगे, बाकियों को यहाँ पे लिख देंगे। तो बी में क्या एलिमेंट है जी हमारे पास में, 0 और 1। अब 1 जो है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखेंगे, और बचा क्या 2, वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ये मेरा बी यूनियन सी बन गया, है ना। बी में 0 1 उसको एज इट इज लिखा, 1 2 बार आया तो दोबारा 1 नहीं लिखना, 2 आया तो 2 को यहाँ लिख दिया, ये बी यूनियन सी होता है। ए क्या होगा मेरे बच्चे, ए है 2 और 3। अब कह रहे हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहला कंपोनेंट यहाँ से, दूसरा कंपोनेंट यहाँ से पिक करके जो भी पॉसिबल है वो यहाँ लिखेंगे। चलिए लिखा जाए। सो 2 0 एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, 2 1 एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, 2 2 होगा, 2 के साथ तीनों को ले लिया, है ना। और अब 3 के साथ करेंगे सही, 3 0 है, 3 1 है, 3 2 है। ये मेरा आंसर आया किसमें जी, ये आया मेरा ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब क्या कह रहा है, कह रहा है अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकालें और उसका यूनियन ले। सो ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले, ए क्रॉस बी, ए होगा 2 3, बी है 0 1, तो क्या क्या बनेगा जी, 2 को 0 के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर, 2 को 1 के साथ, 3 को 0 के साथ और 3 को 1 के साथ। ये आ गया मेरा ए क्रॉस बी। और क्या आएगा जी, ए क्रॉस सी, ए
क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। सो यहां पे हो गया 2 1 2 2 3 1 और 3 2, ये मेरा ए क्रॉस सी हो गया। अब इसका यूनियन लेंगे तो क्या होगा जी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये लेना है ना। सो कैसे लेंगे जी, हम पहले एक काम करेंगे सिंपल, पहले ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट है लिख देते हैं। दैट इज 2 0 2 1 3 0 और 3 1। अब क्या करेंगे, अब जो एलिमेंट आपका यहां लिख दिया गया वो दोबारा नहीं आना चाहिए। सो कौन सा ऑर्डर्ड पेयर यहां पे दोबारा नहीं आना चाहिए, 3 1 नहीं आना चाहिए, ये लिख दिया यहां पे, और 2 1 नहीं आना चाहिए, ये भी लिख दिया यहां पे। तो बचा क्या, 2 2 और 3 2। ये 6 ऑर्डर्ड पेयर यहां आए हैं। और यहां कौन कौन से आए हैं जी, देखो देखो जी फटाफट से। यहां 2 0 है, यस ये 2 0 है। यहां पे मेरे बच्चे 2 1 है, यस यहां 2 1 है। यहां 2 2 है, यहां पे ये रहा 2 2। यहाँ 3 0 है, यहाँ 3 0 है। ये 3 1 है, ये 3 1 है। ये 3 2 है, ये 3 2 है। 6 के 6 जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ है वो 6 के 6 यहाँ पर है। सो अगर दोनों में सेम ऑर्डर्ड पेयर है तो ए क्रॉस बी यूनियन सी जो है मेरे बच्चे वो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के इक्वल होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी भी बोल रही है, ये मेरी प्रॉपर्टी भी बोल रही है। सो अगर मैं ध्यान से समझूं तो मैंने क्या किया है, यहां पे एक बार मैंने इसको इसके साथ जोड़ा और दूसरी बार इसको इसके साथ जोड़कर एक्सपैंड किया है। ए क्रॉस को बी के साथ लिया, ए क्रॉस को सी के साथ लिया, और जो ये यूनियन का साइन है इन दोनों के बीच में डाल दिया, विच इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम कर रही है। अब जैसे यहाँ यूनियन था, यहाँ पे एक बार इंटरसेक्शन भी है, उसको आप सॉल्व करें, उसको आप खुद से ट्राई करें एंड देखिए क्या आपका यहाँ पे जो आंसर है वो सेम आता है दोनों जगह पर। आई होप एंड आई नो दैट वो आएगा ही आएगा, वो आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चे। सो अगर ये क्वेश्चन भी हो गया है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ चुके हैं। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है उसको देखिए। क्या है जी, कह रहा है इफ ए इज अ नल सेट और बी इज अ नल सेट, दोनों में से कोई भी एक नल सेट है तो हमारा ए क्रॉस बी नल सेट है। सो मतलब अगर बी नल सेट हो तो क्या होगा, अगर बी नल सेट है तो ए को आपने एक नल सेट के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, तो हमने देखा था आंसर नल सेट है। अगर ए नल सेट हो तो क्या होगा, तो हमने नल सेट का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है बी के साथ, तो वो भी आंसर नल सेट ही देगा। ये बात तो हम समझ चुके हैं, बट ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखिएगा ये, ठीक है। अब क्या बोला था हमने जी, हमें ये भी बताया था आपका, ये देखा भी है हमने कि ए क्रॉस बी मेरा बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो रहा। ये बात को अगर याद नहीं है तो यहां देख सकते हो, यहां देखिए जब हमने ये क्वेश्चन करवाया था आपको एक और ऊपर ये वाला, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए यहां पे अगर मैं देखता हूं क्या वो सेम है, नहीं है। 1 2 ऑर्डर पे ना 2 1 के इक्वल है, ना 1 3 मेरा बच्चे 3 1 के इक्वल है, ना 3 2 मेरे बच्चे आपका 2 3 के इक्वल है, ना 5 2 मेरा आपका 2 5 के, ना 5 3 3 5 के। सो किसी भी हाल में अगर इसके ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी दोनों सेम नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी सेम नहीं है। ए क्रॉस बी जो है वो बिल्कुल अलग है मेरे बच्चे बी क्रॉस ए से, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इस बात को याद रखिए। ओके जी, यही प्रॉपर्टी और यही पॉइंट टू रिमेंबर हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, समझ में आया। और आगे, अब आगे सेकेंड चीज हो गई। अब देखो अगली चीज क्या बोल रहा है, कह रहे कि मान लेते हैं ए सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है लेट सपोज वो पी है, ओके, और अगर जो बी सेट है उसमें भी मान लें कि क्यू एलिमेंट है। सो अब ध्यान से देखोगे तो ए क्रॉस बी के अंदर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मैं बोलूंगा वो मुझे कितने मिलेंगे, वो पी और क्यू के मल्टीपल होंगे। चेक कर सकते हो, ए में अगर मैं बोलता हूं कि लेट सपोज वो 1 2 के इक्वल है, बी मेरा 3 4 के इक्वल है, तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा मेरा किसके इक्वल जी, 1 3 1 4 2 3 और 2 4, है ना, इसके इक्वल हो गया। अब इसमें कितने एलिमेंट है जी, 1 और 2 दो एलिमेंट, इसमें भी दो एलिमेंट, तो एन ए क्या है
2 है, एन बी क्या है 2 है। अब अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में देखेंगे तो वो और कुछ नहीं 2 इंटू 2 के इक्वल आएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4 आएगा। क्या 4 आ रहा है देख लीजिए, यहाँ पे 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यस 4 ही आ रहा है। आंसर एकदम सही है, आंसर एकदम सही है। ओके, अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में अगर फाइनाइट है, इन्फानाइट है, सॉरी इन्फानाइट मतलब काउंटेबल ही नहीं है, काउंटेबल ही नहीं है, तो अगर ए क्रॉस बी के एलिमेंट एंड बी क्रॉस ए के जो एलिमेंट है वो देखेंगे तो वो भी इन्फानाइट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों में से एक भी इन्फानाइट होगा तो मेरे भाई यहाँ प्रोडक्ट भी तो इन्फानाइट होगा। P इंटू क्यू इन्फानाइट हो गया। लेट सपोज अगर B के जो एलिमेंट हैं वो इन्फानाइट हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये Q है जो वो इन्फानाइट है तो ये भी इन्फानाइट हो गया ना। अगर P इन्फानाइट है तो इन्फानाइट को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे Q से तो वो भी तो इन्फानाइट ही देगा। सो ये बात तो एकदम नॉर्मल सी है। आई होप ये भी समझ आया होगा। अगर समझ में आया है तो देखिए आगे, आगे देखिए जी, हम एक और इम्पोर्टेंट नंबर्स पे बात करने वाले हैं, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करवाता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वी हैव स्टडीड दैट फॉर सेट ए विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते थे ये हमने पढ़ा हुआ है। आपको याद नहीं हो तो बता देते हैं, आपने अगर सेट्स पे चैप्टर को रिवाइज नहीं किया है तो नंबर ऑफ सबसेट होते थे 2 की पावर p, है ना। अगर नंबर ऑफ सबसेट हमारे यहाँ पर 2 की पावर p हो जाते हैं फॉर सेट्स जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट में p हैं, सो इस चीज़ को छोड़ दीजिए, भूल जाइए इसको, हमने जो यहाँ लिखा हुआ है इसको भूल जाइए, ठीक है। बाद में समझाऊंगा ये चीज़ क्या है, सही है बट बाद में समझाएंगे। सो नंबर ऑफ सबसेट जो हैं ए क्रॉस बी में कितने होंगे, हमें पता है कि अगर एन ए जो है वो p के बराबर है, वैसे ही मान लेते हैं एन बी जो है वो मेरा q के बराबर है, तो एन ए क्रॉस बी कितना था जी, वो था p इंटू क्यू, पी क्यू के बराबर, है ना, p और q को मल्टीप्लाई कराने के इक्वल। सो अब नंबर ऑफ सबसेट्स, यहाँ पे पी क्यू है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर ऑफ सबसेट्स की अगर बात करता हूँ जो कि ए क्रॉस बी सेट के, तो वो किसके इक्वल होंगे, वो साफ साफ से देखिए, अगर p एलिमेंट है तो 2 की पावर p, तो अब यहां पर हो गया जी कितना p q, तो ये हो जाएगा 2 की पावर p q। सो a क्रॉस b के अगर मैं नंबर ऑफ सबसेट्स देखूंगा तो वो 2 की पावर p q आएगा। ओके, लॉजिकली समझिए कैसे होगा। सबसेट्स कौन कौन से बन सकते हैं यहाँ पे, अगर मेरा a है 1 2, b है मेरा 3 4, तो a क्रॉस b क्या हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है। सो अगर मैं इसके अब सबसेट बनाऊंगा तो क्या क्या बन सकते हैं जी, इसके सबसेट बनाऊंगा तो क्या क्या बन सकते हैं ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी के अगर मैं सबसेट बनाऊंगा तो वो मेरा बच्चे एक तो खाली सेट होगा, है ना, और क्या होगा जी, अगर मैं इसके सबसेट बनाऊंगा एक खाली सेट होगा, एक मेरा बच्चे सिंगल एलिमेंट वाला हो जाएगा जहाँ पे मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर आ रही होगा, एक मेरा बच्चे क्या हो जाएगा ऐसे 1 4 2 3 ये सारे बनेंगे ना जी, है ना, सारे बनेंगे। ऐसे मेरा 2 4 वाला आएगा, अगर अब मैं इसको ऐसे बहुत सारे बनाने लग जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक क्या आएगा जहां 2 2 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 1 3 आपका 1 4, है ना। अब ऐसे बहुत सारे बनेंगे जी, 4 बनेंगे, 1 3 1 4 लेकर, 2 ऑर्डर्ड पेयर लेकर, 1 3 2 3 लेकर, 1 3 2 4 लेकर, लिख दीजिए अपने आप। और वैसे ही 1 4 2 3 लेकर, 1 4 2 4 लेकर और 2 3 2 4 लेकर, ये सारे आपके बनेंगे। फिर क्या होगा 3 3 ऑर्डर्ड पेयर लेकर, ऐसे हमारे लगभग आई थिंक 6 बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर मेरा 3 3 लेकर 1 3 होगा, 1 4 होगा और 2 3 होगा, ऐसे जितने भी पॉसिबल होंगे वो सारे आ जाएंगे, है ना, जितने भी ऐसे 3 3 वाले होंगे वो सारे आ जाएंगे। और एक सबसेट बनेगा जिसमें चारों एलिमेंट आएंगे, चारों हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा, 2 3 भी आएगा, 2 4 भी आएगा। तो मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं इन्हीं 4 ऑर्डर्ड पेयर से, है ना। ऐसे बहुत सारे सबसेट पॉसिबल हैं, ऐसे बहुत सारे सबसेट पॉसिबल हैं। सो अब इतने सारे सबसेट लिखना लॉजिकल भी नहीं है और काउंटेबल भी नहीं है भाई। अब तो यहाँ पे चलो 4 है, अगर यहाँ पे मान लो 8 या 10 हो जाते तो दिमाग खराब हो जाता। तो मुझे जो क्वेश्चन पूछेगा ये नहीं बोलेगा कि सारे सबसेट लिख कर दिखाओ, नहीं, कभी नहीं पूछेगा। वो सिर्फ इतना पूछेगा कि अगर ए क्रॉस बी के अंदर में 4 ऑर्डर्ड पेयर है तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल है।
तो हमें दिख रहा है यहाँ पे n a क्रॉस b कितना है जी, वो मेरा 4 है। तो मेरे पास में नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 की पावर 4, है ना। ये जो नंबर यहाँ पर आएगा उसका हम पावर में ले लेंगे 2 को, तो दैट इज 2 की पावर कितना 4 होता है, दैट इज 16। तो 16 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होंगे। ओके जी, ये बात को समझ आया? समझ आया तो वेरी गुड। ओके, खुद से ट्राई करोगे और जल्दी से समझ आएगा, और जल्दी से समझ आएगा। ओके, खुद से ट्राई करोगे और जल्दी समझ आ जाएगी बच्चे। ये बात आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये बात समझ आई है तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड सेट बी हैज 3 4 5 एज अ एलिमेंट। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है ये नहीं बताया, बट नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिया। सो ए सेट में कितने एलिमेंट है जी, 3 एलिमेंट है। बी सेट में कितने एलिमेंट है जी आपके पास में, 3 4 और 5, तो 3 ही एलिमेंट है ना, 1 2 एंड 3 एलिमेंट है। अब बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने हैं, तो कैसे निकालेंगे जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3 इंटू 3, ये तो पढ़ा है ना, दैट इज इक्वल टू 9। और अगर मैं बोल देता इसके जो सबसेट ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बन सकते हैं वो कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट अगर मैं पूछ लेता यहाँ पे साथ साथ में ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो कितने होंगे, वो होगा आपका 2 की पावर में ये जो आएगा 9। तो 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। 512 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कैसे आया 512, आप फिंगर पे कर सकते हैं। 2 इंटू 2 4 हो गया जी, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 2 कितना होगा 16 हो गया, फिर कितना होगा 32 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कराने पे 32 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 64 हो गया, तो ये 6 तक चला गया। वैसे ही 64 को कराएंगे तो 128, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 256, और फिर 2 से कराएंगे तो 512। तो 9 पे क्या आ रहा है जी, 512। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे, अगर लेट ए जो है वो 1 और 2 है, बी जो है वो 3 और 4 है, देन ए क्रॉस बी क्या होगा ये बताना है। ये तो बहुत सिंपल है, अभी हमने ऊपर किया है ना, यही किया था। ये कहाँ गया जी, ये रहा, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। अगर ए मेरा 1 2 है, बी मेरा 3 4 है, तो ए क्रॉस बी क्या है, 1 3 1 4 2 3 2 4। ओके, ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने लिखा हुआ है। कितने सबसेट पॉसिबल हैं इसके, लिस्ट देम। नहीं भैया मैं लिस्ट नहीं कर रहा, वो आप अपने आप कर लो, ठीक है, अपने आप कर लो जी, जितने भी हैं वो आप खुद कर लीजिए, ये करके दिखाएं। चलो कर देते हैं। ए क्रॉस बी के अंदर में अगर मैं देख रहा हूं वो मुझे 1 3 1 4 2 3 2 4 ये मिल रहा है। इसके बोल रहा है जितने भी सबसेट हैं वो सारे लिस्ट करिए। ओके जी, ए क्रॉस बी के सबसेट लिस्ट करने हैं इसके। तो क्या करेंगे, एक तो खाली सबसेट होगा, एक होगा जिसमें एक एक ऑर्डर्ड पेयर है, 1 3 हो गया, 1 4 एक ऑर्डर्ड पेयर वाला हो गया, 2 3 हो गया, है ना जी, और क्या होगा 2 4 हो जाएगा, है ना। और फिर क्या करेंगे, दो दो लेंगे, 1 3 को लेंगे एक बार, 1 4 को इसके साथ में, एक बार मैं 1 3 और 2 3 की पेयरिंग कर दूंगा, 1 3 और 2 3 ले लिया ऑर्डर्ड पेयर एक बार, है ना। एक बार मैंने 1 3 के साथ 2 4 ले लिया, 1 3 के साथ में 2 4 ले लिया। मेरे साथ साथ खुद करिए बच्चे। फिर चलिए 1 3 के साथ सारे आ गए, 1 4 के साथ 2 3 ले लेंगे एक बार, 1 4 के साथ में 2 3 ले लिया, है ना। और क्या किया, फिर 1 4 के साथ में 2 4 भी ले लिया, 1 4 के साथ में 2 4 भी ले लिया। और क्या क्या आएगा जी, एक आएगा 2 3 के साथ 2 4, 2 3 के साथ 2 4। बहुत सारे बन रहे हैं बच्चे, बहुत सारे। अब ऐसे ही 3 3 की पेयरिंग भी करनी है। अब भाई बहुत टाइम लगेगा, नहीं तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। आप लोग खुद कर लेंगे क्या, करूं मैं, चलो कर देता हूं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन तो कर ही देते हैं। अब देखिए 3 3 की, जैसे मैंने 2 2 की नहीं ना, अब 3 3 की, तो 3 3 ऑर्डर पेयर पिक करो। एक हो गया मेरा 1 3 1 4। ओके जी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए कर रहा हूँ। 2 3 भी साथ में करेंगे, अब 3 3 का करना है ना। फिर हो गया एक मेरा 1 3 के साथ में 1 4 लिया, और 2 3 की जगह 2 4 ले लिया। ओके जी, ले लिया। अब फिर एक बार क्या किया, अब 1 3 के साथ में आई थिंक कॉम्बिनेशन 2 3 और 2 4 का बनेगा। 1 3 के साथ में 2 3 और 2 4, ये कॉम्बिनेशन नहीं लिया है हमने, है ना।
आई थिंक अब सारे पॉसिबल जितने हो सकते हैं ले लिए हैं इसके साथ। अब 1 4 के साथ ले लेते हैं। 1 4 के साथ 2 3 और 2 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। इसके अलावा और कोई बच रहा है जी, देख लेते हैं। और मेरा यस एक बचेगा जिसमें 4 आएंगे। 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा, और मेरा बच्चे 2 3 भी आएगा और 2 4 भी आएगा। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है। सो कितने हैं, काउंट करो, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये ज़्यादा हो गया भाई, एक कुछ गड़बड़ किया हमने तो कुछ गड़बड़ किया। ये एक ज़्यादा क्यों आ रहा। 1 2 3 4 5 ओके जी, ये एक था, ये गलती किया ना यहाँ पे, ये तो ले लिया ना 1 3 यहाँ पे हमने ले लिया, ये एक था। 1 2 3 4 5 ये 6 है, ये 6 है, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहे हैं। 16 नंबर ऑफ हमारे सबसेट आ रहे हैं। क्या ये नंबर सही है? यस सही है। क्यों? नंबर ऑफ सबसेट क्या होने चाहिए थे, जल्दी बताओ। जितने हमारे ए क्रॉस बी में एलिमेंट है उसकी पावर को हम ऊपर चढ़ा देंगे 2 के। तो 2 की पावर 4 एलिमेंट है यहाँ पर, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16। यस 16 आ रहे हैं, 16 हमारा यहाँ आंसर आ रहा है। ऐसे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अगर ये आंसर आपका सही आया है तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि लेट ए एंड बी be two sets such that NA is equal to 3 and NB is equal to 2. If x1 y2 z1 are in A cross B, find A and B where x, y and z are distinct elements. Okay, x1 y2 z1 जो हैं आपके वो अगर A क्रॉस B में हैं तो find A and B where x, y and z are distinct elements. ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे को बता रखा है। ए में क्या है जी, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो कि आसान क्वेश्चन है। 3 ही है। ओके, तो ए सेट में हमारे को क्या मिलेंगे जी, 3 एलिमेंट मिलेंगे। 1 2 3 यहाँ पर आएगा। बी सेट में मुझे कितने एलिमेंट मिलेंगे, वो मिलेंगे 2। अब कह रहा है कि ए क्रॉस बी में ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, x1 y1 और y2 और z1। ठीक है, ये 3 आ रहे हैं। इसके अलावा और भी आएंगे बट ये 3 तो आ रहे हैं। सो आपको बताना है कि ए में और बी में कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे। सो हमें पता है कि ए के अंदर में जो फर्स्ट कंपोनेंट है आपका वो आ रहा होगा, है ना जी। इन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट क्या दिख रहा है, यहाँ x है, वहाँ y है और z है, ये दिख रहा है। सेकेंड कंपोनेंट बी के होंगे जी, 1 है और 2 है। ओहो, ये तो पूरा फिल हो गया। ए में तीनों एलिमेंट आ गए, बी में दोनों एलिमेंट आ गए। 3 ऑर्डर्ड पेयर का यूज करके ही मैंने बता दिया ए क्रॉस बी में जो आ रहे हैं उसके हिसाब से ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट पॉसिबल हैं। ओके, सो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे सकता है, हमें क्या, हम तो कर लेंगे जी सॉल्व, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये समझ आया है क्वेश्चन तो बच्चे 2 क्वेश्चन और, बस 2 क्वेश्चन और मैं रुक रहा हूँ। यस, मैंने बोला था आपको कि मैं इस क्लास के एंड तक आपको समझा दूंगा रिलेशन क्या हो रहा है, बट अभी थोड़ा लंबा जा रहा है, हम आराम आराम से समझते हैं। कोई बात नहीं, एक क्लास और लगा देंगे रिलेशन समझाने के लिए, आपको कोई इशू नहीं है मेरे बच्चे। बट जो समझा रहे हैं वो अच्छे से समझ आना चाहिए, जो समझा रहे हैं वो अच्छे से समझ आना चाहिए। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड -1 0 and 0 1. Find the set A and the remaining element of A cross A. देखो A क्रॉस A के अंदर में क्या बोल रहा है जी, आपके 2 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, -1 0 और 0 1। ठीक है, इसके अलावा और भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे। आपको बताना है A सेट में जो हैं वो क्या एलिमेंट आएंगे। ठीक है, और ए क्रॉस ए के बाकी क्या एलिमेंट होंगे। ओके, साथ में बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए जो है वो हमारा 9 है। तो अगर मैं बोलूं मेरे बच्चे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर में लेट सपोज p हैं, सो ए क्रॉस ए में कितने होंगे जी, पहला भी ए दूसरा भी है, तो है ना, पहला भी ए है दूसरा भी ए है, तो इसके एलिमेंट
p हैं, दूसरे के एलिमेंट भी p हैं, तो p इंटू पी, पी स्क्वायर एलिमेंट होंगे। अब इसकी वैल्यू 9 हमें दे रखी है, तो p स्क्वायर की वैल्यू 9 हमें दे रखी है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 3 आ जाएगी, है ना। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आएंगे जी, 3 आएंगे। ओके, 3 आएंगे। अब कौन कौन से 3 आएंगे ये सोचना है। अब लॉजिकली सोचो, ए क्रॉस ए है, सो मतलब फर्स्ट कंपोनेंट भी सेकंड कंपोनेंट भी ए से ही पिक किया है। सो अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट देखता हूं तो -1 और 0 है, वो ए से पिक किया है, तो इसमें ये दोनों तो आ रहे हैं। अब सेकंड कंपोनेंट जो है वो भी ए से पिक किया है, तो ये 0 और 1 भी इसमें आ रहे हैं। अब 0 तो लिख दिया, बचा क्या 1, वो भी इसमें आ रहा है, तो ए सेट बन गया मेरा बच्चे ये, है ना। -1 0 ये है यहाँ पे, -1 और 0, 0 और 1, 0 और 1 भी है, दोनों ए से ही पिक किया, तो ए सेट भी मिल गया। 3 होने चाहिए थे, हमने निकाल लिया, तीनों मिल गए हमें। अगर मिल गया है तो बाकी बचे हुए लिख दीजिए ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से होंगे जी। हमारे -1 0 और आपका 0 1 लिख दिया, तो बचा क्या जी, -1 1 बच गया, है ना। और क्या होगा जी, -1 और 1 ले लिया हमने, -1 और -1 रह गया, है ना। -1 के साथ 3 हो गए, 1 2 3, -1 के साथ हो गया। अब 0 के साथ 0 1 ले रखा है, हम 0 -1 लेंगे, 0 0 लेंगे, और 1 के साथ 3 पेयर आएंगे, 1 -1 1 0 और मेरे बच्चे 1 1, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होने चाहिए थे। हमारा आंसर सही आया है, एकदम सही आया है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, व्हाट डज आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। आर अगर मेरा सेट ऑफ रियल नंबर है तो आर क्रॉस आर में क्या आएगा, तो आर क्रॉस आर में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जो आपका लेट सपोज एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर आता है। एक्स भी किसको बिलोंग कर रहा होगा, आपका फर्स्ट वाले आर को, और वाई भी किसको बिलोंग कर रहा होगा, आपका आर को ही। सो इसमें क्या आएगा, आर ही आएगा। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे होंगे, है ना। सो ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे होंगे। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरी रियल नंबर लाइन है, तो आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, थोड़ा लॉजिकली सोचो, ध्यान से सोचो। आर क्रॉस आर में मेरे ऐसे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है ये आएंगे। ऐसा कुछ देखा है क्या कभी आपने, ऐसा कुछ देखा है क्या? यस देखा है। क्या देखा है जी आपका, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। याद है कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये होता है ना जी। यहीं से निकला है कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नाम, यहीं से निकला है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था जी, यहाँ पे हम एक एक्स एक्सिस लेते थे, ये एक रियल नंबर लाइन है, एक हम वाई एक्सिस लेते थे, ये भी एक रियल नंबर लाइन है। सो यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो वो मेरा एक्स वाई हो जाएगा, है ना। ये एक्स वाई और कुछ नहीं, ये एक्स वाई ये ऑर्डर्ड पेयर ही है मेरे दोस्तों। ये एक्स वाई और कुछ नहीं, ये यही ऑर्डर्ड पेयर है जिसको आप पढ़ते आए हैं। ओके जी, यही ऑर्डर्ड पेयर है ये। अगर मैं इसकी एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं तो यही है। सो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इज अ पॉइंट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन एंड R cross R is a Cartesian product which is representing this Cartesian plane if R is a representing the number line। समझ आया बच्चे? तो R cross R क्या है, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है क्या जी, क्या कर रहा है, कार्टेशियन प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्टेशियन प्लेन को। समझ में आएगा इस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई होप आपको अगर ये बात समझ आई है तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको ऑर्डर ट्रिपलेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स एंड व्हाट इज रिलेशन, ये सब समझाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और एंड तक में हम आपको अगली क्लास की रिलेशन की परिभाषा क्या होती है और क्या होता है रिलेशन, ये समझा देंगे। छोटा सा टॉपिक है बच्चे, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है इस क्लास के अंदर में। ऑब्वियसली क्लास 11th के अंदर में, क्लास 12th में जाओगे तो रिलेशन फंक्शन का सेकंड पार्ट पढ़ोगे, तो ध्यान से समझना है। क्लास 12 स्टार्ट नहीं कर पाओगे ये चैप्टर को समझे बिना, तो हम बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा। पीडीएफ इस क्लास के साथ में जो नीचे में दी हुई है डिस्क्रिप्शन के, वो डाउनलोड करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।